स्टार्ट करिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में लोग बात करेंगे 29 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई। साथ ही साथ आकाशवाणी और दैनिक भास्कर के इनपुट को यहाँ पर शामिल किया जाता है। ये क्लास आपको डेली शाम को 7:30 बजे मिल जाती है। आपकी आरओ परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ उत्तराखंड पीसीएस, बीपीएससी और यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी देखा जाए 6 महीने जो है परीक्षाओं के वर्ष हैं, ये अगले 6 महीने में देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, वो चाहे उत्तराखंड पीसीएस की हो, बीपीएससी की हो। आज न्यूज़पेपर के अनुसार देखा जाए तो अगले 2-3 दिन में बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और लगभग 1200 पोस्टों पर भर्ती आएगी। सेम वैसे ही यूपी पीसीएस में भी है, लगभग 1000 पोस्ट 2025 में भी है। उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म तो आप लोगों ने भर ही दिया होगा, उसमें भी लगभग 125 सीट के आसपास है, लेकिन वो बढ़ के लगभग संभवतः 275 के आसपास हो जाएंगी सीटें। ठीक है, तो संभावनाएं हैं, संभावनाओं की अपार सागर आपके सबक इंतजार कर रहा है। अब आपको तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को मजबूत करनी है और अच्छे से एक जॉब लेनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं 29 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उससे पहले मैं आपको पैकेज के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा करंट अफेयर की जो क्लास होती है, ये वीडियो पैकेज के माध्यम से डिजाइन की गई है, जिसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर आपको डेली शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाता है, साथ ही साथ ऐप पर भी वीडियो मिलता है। और हमारी क्लास पीपीटी, पीडीएफ इत्यादि होती है, वो ऐप पर लगी हुई है। प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है, वहां से आप हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली 10 एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट होता है ऐप पर। साथ ही साथ मासिक कंपाइलेशन पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है अलग अलग भाषाओं में, यानी कि हिंदी इंग्लिश। ये पूरा बैच हमारा बाइलिंगुअल है। मैं बोलता हिंदी हूँ, हमारे बोर्ड पे जो कंटेंट लिखा रहता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा रहता है। ठीक है, एक करंट अफेयर का फुल टेस्ट भी होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी कि बेस्ट 100 क्वेश्चन, पूरे महीने के जो बेस्ट 100 क्वेश्चन होते हैं उसकी आप प्रैक्टिस भी करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यूपी बिहार के करंट अफेयर की जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है वो भी आपको यहीं पर प्रोवाइड की जाती है। ये पूरा जो कोर्स है हमारा बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और आप मात्र 25 रुपए पे करके इसको आप परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करना है और 25 रुपए भी पे नहीं करना है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप गूगल ओपन करिए और गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है SSGCP, समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन। आप सर्च करिए, ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जाना है वीडियो लेक्चर के सेक्शन में। वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए। यहां पर जैसे ही आप जाएंगे, यहां पर मई महीने का पैकेज आपको दिख जाएगा। मोहित यादव यहां पर पढ़ाते हुए आपको दिख जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए वीडियो क्लास। आप देखना चाहते हैं हम क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 मई का जो करंट अफेयर का सेक्शन लगा हुआ है, ये सबके लिए फ्री है, डेमो है और डेमो फ्री होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, वीडियोस ओपन प्ले करके देखिए, आपको मोहित यादव पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद देखा जाए पीडीएफ लगी हुई है और उसी के बगल टेस्ट लगा हुआ है। किस प्रकार से हम टेस्ट दे रहे हैं, कैसा पीडीएफ दे रहे हैं, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी बात, जो आप प्रिंटेबल पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट निकाल कर रिवीजन करते रहे, उसके लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। जब आप बैच को परचेज कर लें, परचेज करने के बाद हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी को में जोड़ दिया जाएगा। वहां पर सैकड़ों लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हर महीने जुड़ते हैं सैकड़ों लोग। ठीक है, तो वहां पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मासिक करंट अफेयर की पीडीएफ वहां पर शेयर कर दी जाती है, डेली पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। आप आसानी से बैठ के पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जाइए, लोगों के रिव्यू देखिए, लोगों ने क्या रिव्यू दे रखा है, रिव्यू देखिए, उसके बाद आप ज्वाइन करना चाहें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और उसके पूर्व मैं आपको बता दूं क्यों आपको 25 रुपए नहीं पे करना पड़ेगा, उससे कम में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बाई नाउ का ऑप्शन है, सेल प्राइस लिखा हुआ है 25 रुपए। 25 रुपए के बगल जैसे ही आप बाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये 25 रुपए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। एक बॉक्स होगा, वहां पर कॉइन का ऑप्शन होगा, उस पर टिक कर देना। कॉइन पे टिक कर दोगे तो ये मूल्य जो है ये घट कर कितना हो जाएगा, 18 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। और ऐसे आप इस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होती रहेंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर पर। सबसे पहले देखें, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 2025। ठीक है, यहां पर देखा जाए इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 2025, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2002 में, कब, वर्ष 2002 में स्थापित यह दिवस दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियानों में सेवा दे रहे बहादुर पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि देखा जाए डेडिकेटेड है ये जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं ना, जो विभिन्न देशों में शांति सुरक्षा बहाल करने के उद्देश्य से तैनात किए जाते हैं यूएन के द्वारा। ठीक है, तो उसी को डेडिकेटेड देखा जाए सन 2002 से स्टार्ट किया गया था अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। किसके द्वारा, यूएन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और यहां पर इस वर्ष का थीम क्या है, वर्ष 2025 के लिए थीम क्या है, शांति रक्षण का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग, द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग इस बार का थीम है। ये थीम याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी विषय का जब आप विषय याद कर रहे हो तो ठीक है, मतलब कोई दिवस याद कर रहे हो तो दिवस का विषय जरूर याद रखा करिए, किस थीम पर आयोजित किया जा रहा है। चलिए
अगली खबर पर चर्चा करें, दैनिक भास्कर का इनपुट है, यहां पर चर्चा कर लेते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट 9वें टेस्ट में फेल हो गया है। 9वीं बार देखा जाए तो 9वें टेस्ट में फेल हो गया है और लॉन्चिंग के 30 मिनट बाद ही कंट्रोल खो दिया था। यहां पर चर्चा कर ले, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 9वां टेस्ट फेल हो गया है। लॉन्चिंग के करीब 30 मिनट बाद ही स्टारशिप ने अपना कंट्रोल खो दिया था। ठीक है, आगे देखा जाए, पृथ्वी के वातावरण में एंटर करते ही इसमें ब्लास्ट हो गया और ये लगातार तीसरी बार है जब स्टारशिप आसमान में ही नष्ट हुआ है। लगातार 3 बार से स्टारशिप जो है यह आसमान में ही नष्ट होता जा रहा है। यहां पर देखा जाए, हालांकि बूस्टर जो इसका बूस्टर था वो अमेरिका की खाड़ी में हाई लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग की है। हार्ड लैंडिंग क्या होता है, मतलब तेजी से गिरना होता है। एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है, हार्ड लैंडिंग। जैसे हार्ड लैंडिंग कैसी होती है, हार्ड लैंडिंग जो क्रैश लैंडिंग होती है, कोई चीज आसमान से गिरते जा रही है, जैसे मतलब मान लीजिए हार्ड लैंडिंग कैसे, कोई व्यक्ति है आसमान में हवाई जहाज से जा रहा है, वहां से कूदा, पैरासूट नहीं खुला, ठीक है, और डायरेक्ट वो आके धरती पर गिरा, फिर उसके बाद परखच्चे उड़ गए उसके, वो है हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग क्या, वहां से कूदा, पैरासूट खुल गया, धीरे धीरे उड़ते हुए आ रहा है, वो है सॉफ्ट लैंडिंग। तो यहां पर जो इसका बूस्टर था वो हार्ड लैंडिंग कर दिया यहां पर अमेरिका की खाड़ी में। आगे चर्चा करें, स्टारशिप स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट यानी कि ऊपरी हिस्सा जो है और सुपर हैवी बूस्टर निचला हिस्सा जो है, इसकी जो कलेक्टिव रूप से क्या कहा जाता है, इसी को स्टारशिप कहा जाता है। ठीक है, यहां पर जो स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट था, जो ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा जो सुपर हैवी बूस्टर था, इन दोनों को मिला के कलेक्टिव रूप से क्या कहा जाता है, स्टारशिप कहा जाता है। आगे देखा जाए, इस व्हीकल की ऊंचाई 403 फीट है, ये जरूर याद रखिएगा, 403 फीट इस व्हीकल की ऊंचाई है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये पूरी तरीके से रीयूजेबल है, यानी कि दोबारा से यूज किया जा सकता है और 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप सिस्टम जो है ये 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर ये सफल हो जाता है तो एक साथ 100 लोगों को मंगल ग्रह पर ये ले जाने में सक्षम है स्टारशिप मिशन। ठीक है, और देखा जाए जो डॉज बना था, ठीक है, डॉज गठित किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के जब राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद में डॉज गठित किया गया था एलन मस्क के नेतृत्व में। नया विभाग बनाया गया था जो सरकारी खर्चों को कम करने के लिए बनाया गया था। ये सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं ना, उसके बाद क्या हुआ है कि एलन मस्क ने इस्तीफा दे दिया है डॉज से। ठीक है, वो अपनी कंपनी पर फोकस करना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए आगे बात करें, अगली खबर क्या है, ऑडी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर। देखा जाए, ऑडी इंडिया ने 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुके नीरज चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2019 में आया था, 2018 में आया था, और यूपीपीसीएस में ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाने की संभावना बनी हुई है कि फिर से पूछ सकता है आपसे, तो फिर से पूछे, इस वजह से याद रखिएगा कि ऑडी इंडिया जो है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ऑडी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, अगली खबर है डीआरडीओ अध्यक्ष का कार्यकाल विस्तार। यहां पर जो डीआरडीओ के अध्यक्ष थे समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष थे, इनको फिर से कार्यकाल विस्तार दे दिया गया है 1 साल का। केंद्र सरकार ने 26 मई को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख समीर वी कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाकर मई 2026 तक कर दिया है। ठीक है, और यह देखा जाए उनके कार्यकाल का दूसरा विस्तार है, दूसरी बार उनका कार्यकाल विस्तार दिया गया है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत को 25 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, का सचिव और डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पिछले साल 27 मई को उन्हें 1 साल का विस्तार दिया गया था, जो कि इसी महीने खत्म होने वाला था, यानी 27 मई 2025 को खत्म होने वाला था। वापस से इनको 1 साल के लिए फिर से इनका कार्यकाल विस्तार दे दिया गया है। अगली खबर पर चर्चा करें, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में नामित सांसद। देखा जाए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में संसद के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, यहां पर लोकसभा के जो अध्यक्ष है, सॉरी संसद नहीं, लोकसभा के जो अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा देखा जाए कुछ सांसदों को नामित किया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में। ठीक है, कौन कौन से सांसद है चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा नेता संबित पात्रा सहित सदन के 3 सदस्यों को भारतीय प्रेस परिषद में नामित किया है। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में नामित किया है 3 सदस्यों को, जिसमें संबित पात्रा भी शामिल है। 2 अन्य सदस्य कौन कौन से, उनमें चर्चा कर लेते हैं। संबित पात्रा के अलावा शिवसेना सदस्य नरेश महस्के और कांग्रेस सदस्य कालीचरण मुंडा को भी प्रिंट मीडिया के इस अर्ध न्यायिक निकाय का सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, जो प्रिंट मीडिया का ये अर्ध न्यायिक निकाय है, याद रखिएगा कि अर्ध न्यायिक निकाय है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसमें संसद के 3 सदस्य, लोकसभा के 3 सदस्य कौन कौन से, संबित पात्रा है, उसके बाद नरेश महस्के हैं और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा है, इनको शामिल किया गया है। इससे पहले देखा जाए तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने
भाजपा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी और ब्रजलाल को प्रेस काउंसिल के सदस्य के रूप में नामित किया था। यानी कि राज्यसभा से सुधांशु त्रिवेदी और ब्रजलाल, इन दो लोगों को शामिल किया गया है। लोकसभा से 3 लोग, कौन कौन से, यहां पर देखा जाए संबित पात्रा और नरेश, साथ ही साथ कालीचरण, इन 3 लोगों को शामिल किया गया है लोकसभा से। तो टोटल 5 सदस्य हैं जिनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में नामित किया गया, 5 सांसद हैं जिनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में नामित किया गया। लोकसभा से कौन है और राज्यसभा से कौन है, पांचों का नाम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अगली खबर पर चर्चा करें और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एफडीआई से रिलेटेड सवाल आपकी परीक्षाओं में पीवाईक्यू में 4-5 बार आ चुका है। फिर एफडीआई का डाटा आया है यहाँ पर, तो आपकी परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद उत्तराखंड पीसीएस और एमपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत में एफडीआई वित्त वर्ष 2013-14 में जो 36.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वह वित्त वर्ष 2024-25 में कितना हो गया, 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रोविजनल तक पहुंच गया है। ठीक है, यानी कि ये प्रोविजनल डाटा है। प्रोविजनल डाटा में क्या बताया गया है कि जो 2013-14 में कितना था, 36.5 बिलियन डॉलर था, अब 2024-25 में बढ़कर कितना हो गया है, 81.04 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह वित्त वर्ष 2023-24 के 71.28 बिलियन डॉलर की तुलना में 14% अधिक है। यानी कि पिछले साल जितना एफडीआई आया था, इस बार 14% ज्यादा एफडीआई आया है। पिछली बार कितना आया था, यहां पर देखा जाए तो 71.28 आया था और इस बार कितना आया, 81.04 आया है। आगे चर्चा कर ले, वित्त वर्ष 2024-25 में सर्विसेज सेक्टर जो है ये एफडीआई इक्विटी का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनकर उभरा। यानी कि सर्विस सेक्टर जो होता है, ठीक, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। ठीक है, जिसने कुल इनफ्लो का 19% आकर्षित किया है। जितना इनफ्लो हुआ है उसका 19% हिस्सा सर्विसेज सेक्टर में आया है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 16% तथा ट्रेंडिंग जो है इसमें 8% का स्थान रहा। यानी कि सबसे ज्यादा एफडीआई किसमें आया, सर्विस सेक्टर में आया है 19% तक। उसके बाद देखा जाए दूसरा सबसे ज्यादा एफडीआई किसमें आया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आया 16%, और तीसरे नंबर पर किसका स्थान है, ट्रेंडिंग का स्थान है 8% का। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखा जाए, महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है और भी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई आया ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आया, इसमें देखा जाए इक्विटी इनफ्लो में महाराष्ट्र का हिस्सा सबसे अधिक है। यानी कि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो आई, इनफ्लो आई, कहां पर आई, महाराष्ट्र में आई 39%, 39% एफडीआई अकेले महाराष्ट्र में। दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान है कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक में 13% और उसके बाद दिल्ली का स्थान आता है, दिल्ली में 12%। तो यहां पर तीनों का स्थान याद रखिएगा, पहले नंबर पर कौन, महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर नई दिल्ली। ठीक है, आगे चर्चा करें, स्रोत देशों में सिंगापुर 30% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा। मतलब जहां से एफडीआई आया, ठीक है, एक तो हो गया एफडीआई कहां कहां पे आया, अब एफडीआई कहां से चला था, ठीक है, सबसे ज्यादा कहां से आया, तो उसमें देखा जाए सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आया, सिंगापुर से आया। कितना परसेंट, 30% एफडीआई सिंगापुर से आया है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहां पर मॉरिशस का 17% हिस्सेदारी है। मॉरिशस की हिस्सेदारी कितना, 17%, और संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी कितना है, 11% है। ठीक है, तो ये पूरा डाटा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो करंट अफेयर का वीडियो है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा यही एफडीआई का है। ठीक है, चलो अगली खबर पर चर्चा करें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, मलेशिया मास्टर्स 2025 का खिताब। ठीक है, यहां पर चर्चा कर लें, भारत के कादम्बी श्रीकांत 25 मई को मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। अब यहां पर ये उप विजेता रहे, यानी फाइनल मुकाबला जो हुआ तो फाइनल में ये हार गए। उप विजेता रहे तो मतलब यही हुआ कि हार गए। तो विजेता कौन रहा, विजेता के बारे में चर्चा कर लें तो उन्होंने, यानी कि कादम्बी श्रीकांत ने पुरुष एकल फाइनल में चीन के विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी ली शी फेंग से सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। यानी विजेता कौन रहा, जो मलेशिया मास्टर्स है, मलेशिया मास्टर के विजेता ली शी फेंग। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट कि मलेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता, ली शी फेंग ने जीता। किसको पराजित कर जीता, यहां पर कादम्बी श्रीकांत को पराजित कर जीता। या फिर डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है कि कादम्बी श्रीकांत फाइनल मुकाबले में किससे पराजित हुए, तो ली शी फेंग से पराजित हुए। चलिए
अगली खबर पर चर्चा करें, क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन। यहां पर चर्चा कर ले, क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया, उन सब पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करें यहां पर 27 मई 2025 को डीआरडीओ द्वारा मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में उन्नत, ठीक है, उन्नत क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां पर उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली का जो मेटकाफ हाउस है वहीं पर क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र भारत में स्वदेशी क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान को रक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों हेतु तेज गति देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो सबीर बी कामत के द्वारा किया गया। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं, जिनको 1 साल का कार्यकाल विस्तार दिया गया है, ठीक है, 25 तारीख को, उन्हीं को देखा जाए, समीर बी कामत को ही, समीर बी कामत के द्वारा ही जो ये क्वांटम प्रयोगशाला है, क्वांटम सेंटर है, इसका उद्घाटन किया गया है। आगे चर्चा करें, यह केंद्र भारत को क्वांटम नवाचार में वैश्विक अग्रणी बनाने की दृष्टि से स्थापित किया गया है। यह भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई, दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया, 27 मई को किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं, चीफ है, ठीक है, समीर वी कामत, उन्हीं के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड 31 बार एवरेस्ट फतह किया। नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड 31वीं बार, ठीक है, एवरेस्ट को फतह कर लिया है। चलिए चर्चा करें यहां पर 55 साल के कामी रीता शेरपा, ये है कामी रीता शेरपा। अब रीता नाम समझ के आप लड़की मत समझिएगा, ये मेल है, ठीक है। कामी रीता शेरपा जो है ये कहाँ के हैं, नेपाल के हैं। 55 साल की उम्र है इनकी और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। वह सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट फतह करने वाले शख्स हैं। सबसे ज्यादा बार किसने फतह किया है, कामी रीता शेरपा ने फतह किया है। उन्होंने अपना ही 1 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि 1 साल पहले देखा जाए तो 30वीं बार इन्होंने चढ़ाई की थी और इस बार 31वीं बार चढ़ाई करके पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेपाल के रहने वाले कामी रीता शेरपा देखा जाए तो 1994 में पहली बार एवरेस्ट पर पहुंचे थे और 31 साल में 31वीं बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, यानी कि हर साल एक बार चढ़ते हैं। ठीक, हर साल ये चढ़ते हैं। लास्ट टाइम भी आपने करंट अफेयर में इनका नाम पढ़ा था, इस बार फिर से पढ़िए कि 31वीं बार एवरेस्ट को फतह करने वाले कौन, एवरेस्ट को फतह करने वाले कामी रीता शेरपा कहाँ के हैं, नेपाल के हैं और 1994 में पहली बार इन्होंने एवरेस्ट पर फतह किया था। चलिए आगे देखें, नागपुर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में स्वास्थ्य निवास की शुरुआत की गई है। ठीक है, 26 मई को अमित शाह ने नागपुर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में स्वास्थ्य निवास की आधारशिला रखी। स्वास्थ्य निवास कैंसर रोगियों को और उनके देखभाल करने वालों के लिए आवासीय सुविधा के रूप में डेवलप किया गया है। इसके अलावा देखा जाए जो ये कैंसर संस्थान है ना, ठीक है, कैंसर संस्थान नागपुर में जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो मोहन भागवत के द्वारा नागपुर में जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने कमाठी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नागपुर कैंपस की भी आधारशिला रखी। ठीक है, जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है उसका जो नागपुर कैंपस है इसकी आधारशिला कहां पर रखी गई है, कमाठी में रखी गई है। किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। ठीक है, आगे चर्चा कर ले, नागपुर कैंपस इस यूनिवर्सिटी का 11वां और महाराष्ट्र का पहला कैंपस होगा। यहां पर चर्चा कर ले, जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है ना, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का अब तक टोटल 11 कैंपस स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से महाराष्ट्र का पहला कौन सा है, महाराष्ट्र में पहला जो कैंपस है वो स्थापित किया गया, कहां पर स्थापित किया गया है, नागपुर के मतलब महाराष्ट्र के कमाठी में स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, अमित शाह के द्वारा किया गया। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं और अंतिम खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है ना उसमें शामिल होने वाली पहली महिला जज कौन बन गई हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जस्टिस बी.वी. नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज बन गई हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो कोलेजियम होता है उसमें शामिल होने वाली पहली महिला जज कौन, बी.वी. नागरत्ना। यहां पर आप फोटो देख सकते हैं, पर्सन इन न्यूज। चर्चा कर लें, 23 मई को जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की रिटायरमेंट के चलते 25 मई को जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की 5वीं सबसे सीनियर जज बन गई हैं, 5वीं सबसे सीनियर जज बन गई हैं। और यहां पर चर्चा करें, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में 5 सबसे सीनियर जज ही रहते हैं, जिसमें सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होते हैं।
ठीक, सीजेआई के साथ 4 अन्य लोग रहते हैं और उन 4 सीनियर जजों में अब इनका नाम भी सम्मिलित हो गया वीवी नागरत्ना का। यहां पर खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में सीजीआई की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। ऐसे में वीवी नागरत्ना जो है ये 11 सितंबर 2027 को भारत की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। डेट याद रखिए, 11 सितंबर 2027 को वीवी नागरत्ना जो है ये भारत की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। ठीक है, और पहली महिला होंगी भारत की जो इस पद पर पहुंचेंगी। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी। उनका कार्यकाल लगभग 1 महीने का ही होगा। ठीक है, यहां पर खास बात यह है कि भारत को 2027 में 11 सितंबर को पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश मिलेंगी। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनका कार्यकाल सिर्फ 1 महीने का ही है। ठीक है, 1 महीने का होगा। वो 29 अक्टूबर 2027 को सीजीआई पद से रिटायर होंगी। ठीक, तो यहां पर हमने वीवी नागरत्ना से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उन पर चर्चा कर लिया। कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज के बारे में पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली। आप ये तो जानते हैं कि पहली महिला जज मतलब पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगी? वीवी नागरत्ना बनेगी। आप पिछले 1 साल से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन आप ये भी जाने रहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम था उसमें शामिल होने वाली पहली महिला जज कौन? वीवी नागरत्ना। ये पॉइंट याद रखिए, क्योंकि 2 ही लोग सुप्रीम कोर्ट में जज थी, बेला माधुर्य त्रिवेदी और उसके बाद में वीवी नागरत्ना। तो बेला माधुर्य तो रिटायर हो चुकी है अभी कुछ दिन पहले ही, शायद 16 तारीख को रिटायर हुई है। और उनके बाद देखा जाए अभी इनका रिटायरमेंट जो है वो 2027 में होगा। 1 महीने का कार्यकाल इनका होगा सीजीआई के पद पर। तो ये नाम याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अब आज के स्लाइड पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 2025 का थीम क्या है? शांति की चुनौतियां, शांति रक्षण का भविष्य, वैश्विक शांति का निर्माण या युद्ध के बाद पुनर्निर्माण। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट की ऊंचाई कितनी है? 350 फीट, 403 फीट, 450 फीट या 500 फीट। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑडी इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, साक्षी मलिक। क्वेश्चन नंबर 4 है सबीर बी कामत का डीआरडीओ प्रमुख के रूप में कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? कब तक ये रहेंगे? मई 2025 तक, मई 2026 तक, मई 2027 तक या मई 2028 तक? कब तक डीआरडीओ के चीफ बने रहेंगे ये? क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से किसे भारतीय प्रेस परिषद का सदस्य नामित किया गया है? किसको नामित किया गया है? राहुल गांधी को, संबित पात्रा को, अरविंद केजरीवाल को या प्रियंका चतुर्वेदी को? ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी आकर्षित की? कर्नाटक ने आकर्षित किया, दिल्ली ने आकर्षित किया, महाराष्ट्र ने आकर्षित किया है या गुजरात ने आकर्षित किया है? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको कमेंट में देना है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। मलेशिया मास्टर्स 2025 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने उपविजेता स्थान हासिल किया? लक्ष्य सेन ने, कादम्बी श्रीकांत ने, एच.एस. प्रणय ने या साई प्रणीत। तो 4 ऑप्शन है, किसने हासिल किया है उपविजेता का स्थान? विजेता कौन है? विजेता के बारे में आप लिख सकते हैं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 है कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट कितनी बार फतह किया है? कितनी बार फतह कर चुके हैं? पहली बार कब चढ़े थे? जब आप उत्तर दीजिए बगल में लिख दीजिए पहली बार कब चढ़े थे। 29 बार, 30 बार, 31 बार या 32 बार। यहां पर देखा जाए 9वां प्रश्न है नागपुर में सस्ती निवास का आधारशिला किसने रखी है? सस्ती निवास जो है इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी या मोहन भागवत। और अंतिम सवाल है सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज कौन बनी? ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है। यहां पर देखा जाए तो इंदिरा बनर्जी, वीवी नागरत्ना, सुधा मिश्रा या रंजना गोगोई। ठीक, रंजना गोगोई। तो यहां पर आज मैंने आपसे पूछे 10 सवाल और इन 10 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, वीडियो बहुत लंबा आज का नहीं था। ठीक है, और इसके साथ एक सूचना ये भी है कि जो रिवीजन सीरीज चल रही थी, रिवीजन सीरीज का पहला वीडियो ऑलरेडी आज सुबह 9 बजे अपलोड हो चुका है। उसको आप लोग जाइए देखिए, पसंद आए वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, लाइक करिए और लगातार ऐसे ही वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपके जो फीडबैक हो हम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मर्यादित तरीके से लिखिए, कमेंट बॉक्स में जो भी फीडबैक हो मर्यादित तरीके से लिखिए, उन सभी चीज़ों पर विचार किया जाएगा आगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।